होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार है और हाँ, लेकिन होली के त्यौहार का कुछ मैसेज होता है, संदेश होता है और कुछ सामाजिक समस्याएं हमारे साथ मिलने का। अलंकार सोगी जी आए थे बहुत पहले मेरे ऊपर ये कविता लिखी देखी अलंकार, तो अच्छा लगता है। कभी कभी बैठते हैं तो खाने पीने के साथ साथ वैचारिक चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि समाज को लाभ है। अलंकार जी स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार, होली की शुभकामनाएं आप सभी को। आज अलंकार जी इधर मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ अक्सर कि संपत्ति विवाद हुआ करता है, तो ऐसी चीज़ों पे मैं देखता हूँ समाज को लाभ हो। अभी मैं देख रहा हूँ सीतापुर से एक फ़ोन आया था मेरे पास। हमारे एक साथी हैं सुरेश जी, उनके पिता रामदयाल जी की डेथ हो गई थी, तो उनके यहाँ बड़ा विवाद फंसा था संपत्ति का। एक्चुअली में उनके पिता ने संपत्ति, उनके साथ एक बेटी रहती थी, उसके नाम लिख दी कि चलो सागर दीदी उसके बाद हो जाएगा। और एक अभी मेरी बात हो रही थी नीता जेटली जी से, तो उनके पिता ने उनके नाम संपत्ति लिख दी थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही पिता की डेथ हो गई सब बच्चों को बुलाया और भाई बहनों को अपने और संपत्ति बांट दी, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। इसके विपरीत सीतापुर के रामदयाल जी की बात कर रहा था, तो उनकी जो सबसे बड़ी लड़की, उसने क्या किया, एक लड़की जो उनके साथ रहती थी उससे साठगांठ कर ली। क्योंकि पिता ने सोचा था कि जो साथ में लड़की रहती थी रेखा, उसका कोई आगे पीछे नहीं था। पिता ने सोचा कि कोई आगे पीछे नहीं है, बाद में बैठ के हिस्सा बांट हो जाएगा। लेकिन उसकी जो बड़ी लड़की थी सुचित्रा, उसने क्या किया कि उनके मरते ही जितनी भी चीज़ें थी, मकान के पेपर, कैश, ये सब, जबकि रामदयाल जी के सबसे बड़े भाई थे धीरज भी, मतलब सबसे बड़े लड़के धीरज थे, तो छोटी लड़की ने पूरा कब्जा कर लिया। ये बताइए, जो इस तरह की जो लालच मन में आ जाता है, तो संपत्ति के लिए एक लड़की का मायका खो देना लालच के लिए, कि दुनिया में सब कुछ पैसा है, क्या कहेंगे? देखिए, संपत्ति ऐसी चीज़ है जो आज तक ऐसा बड़े हमारे इतिहास हमारा बड़ा समृद्ध रहा है। यहाँ राजा महाराजा रहे हैं और सल्तनत काल मुगल वंश से लेकर के ब्रिटिश का रहा, तो हुकूमतें रही, प्रॉपर्टी बनाई, संपत्ति बनाई, सब कुछ हुआ, विवाद हुए, तलवारी रही, सब कुछ रहा। लेकिन आखिरी में हम लोग जब कहानियाँ याद करते, इतिहास में नाम लेते हैं, तो उनकी याद करते जिन्होंने त्याग किया। हम पन्नाध्याय का नाम लेते हैं, जिन्होंने अपना विनोबा भावे का नाम लेते हैं, जिन्होंने हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं, दानवीर कर्ण का नाम लेते हैं, जिन्होंने निहित स्वार्थ को छोड़ करके आदर्श की स्थिति बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर करने की बात नहीं यहाँ पर आ रही, लेकिन यह आ रही कि आदर्श स्थिति में क्या सही है। हाँ, अगर आदर्श स्थिति में जो सही लग रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे लड़कियों का, जैसे मायका लड़कियों का जो मायका होता है, मायका जैसे आपकी वाइफ भी होंगी, अगर वो अपने जाके भाइयों की संपत्ति पर दावा कर तो क्या मायका मेंटेन रह पाएगा या ना रहे? आपको एक ही चीज़ तो मिलेगी, या तो आप संवेदनाएं ले लो, रक्षाबंधन वाला त्यौहार होता है, या फिर आप प्रॉपर्टी ले लो। भाई आपकी वाइफ मान लीजिए वहाँ भाई कहे कि मैं दावा दो, तो ये रक्षाबंधन के त्यौहार हो पाएंगे क्या? नहीं, ये कोई बात नहीं। या तो फिर आप इतनी अक्षम हो, आप इतने नीडी हो, आप दीनहीन हो अपने मन से, भाई वो भी तब जब अगर आप आपस में वैमनस्य हटा करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल में इस चीज़ों को रखें, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि हाँ सबको सबका अधिकार मिले। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ लालच और उससे कि नहीं यार मेरा अधिकार हम तुझको ले के रहेंगे, तो ये कोई स्वराज्य नहीं है। इसको मजे की बात तो ये कि रामदयाल जी ने दो बेटियां जो वीकर थी उनको एक प्लाट, एक मकान दे दिया था, ऑलरेडी जीते जी। लेकिन बड़ी वाली बेटी जो सुचित्रा थी, जैसे हम लोग आज महाभारत में ये मंत्रा और कैकेयी ये जो कैरेक्टर है ये भी तो फेमस है। तो आज ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्या वही साइकोलॉजी नहीं है कि छोटी बहनों को
मिसगाइड करना और इस तरीके से अपने लालच के लिए। देखिए वही ना कहते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव जैसा नहीं होता, अलग अलग सांचे में ढले हुए लोग भगवान बनाते हैं। तो अब यही देखना है कि हम उनकी अगर मानसिकता को बदल नहीं सकते तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो हमारा अधिकार है उसके लिए हम तो लड़ाई लड़ ही लें। भाई आपको लगता है कि आप सही हो तो दूसरा गलत है, ये भी नहीं संभव है। अब ये चलता है ये कि अगर परसेप्शन की लड़ाई है, नासमझी की लड़ाई है, तो आपस में मिल बैठ करके कुछ समझदारी वाली बातें करके समस्याओं का समाधान करिए। मजे की बात ये बताऊं कि यहाँ जो उनका लड़का सुरेश, उसने मिल के बैठने के लिए मोहल्ले के रिश्तेदारों की कमेटी बनाई। तो वो जो सुचित्रा है एक्चुअली में उनका सलाहकार जो है उनका वो 30 साल का लड़का है उनका, वो रिटायर्ड गैजेटेड ऑफिसर है। वो उन्होंने कहा हम जो लोग थे उन्होंने कहा कि सब बड़े लोग बैठ जाओ, हम डिसीजन देते हैं। तो उन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी। तो आदमी मनमाई। इस समय पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, सभी जानते हैं कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के युद्ध चल रहा है, उधर रूस यूक्रेन चल रहा है, रोज़ मिसाइलें चल रही, 1000 लोग मर रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी नुकसान हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इनका निदान तभी होगा जब ये आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और कोई ना कोई समस्या का समाधान पे आएंगे। नहीं तो विध्वंस होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, तनाव होता रहेगा, पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैलती रहेगी। यही हमारे परिवारों में भी होता है कि आप अव्यवस्था की बजाय उसका समाधान की ओर बढ़े ताकि इस तरीके की समस्या और ना पनपने पाए। कहते हैं कि एवरी वॉर स्टार्ट्स विद ए गन बट एंड्स विद ए पेन। तो आप चाहे किसी गन चलाओ, लेकिन आप बैठिए, मिल बांट के कोई विचार रखिए, उस पर सहमति करिए और आप लोग सब उस पर एक तरीके से एक सूत्र बना। कुछ लोग हठी रवैया निपटाते हैं। तो जैसे माता वाता के ना रहने पर जो बड़ी बहन की जिम्मेदारी होती है माँ की होती है, तो उनके ये रहने पर ये जो निगेटिव सलाहकार जीवन में, जैसे महाभारत में 2 थे, दुर्योधन का सलाहकार था शकुनी और अर्जुन के थे कृष्ण थे। तो सलाहकारों का जीवन में क्या महत्व होता है? वही है कि अगर एक व्यक्ति चाहे तो आपको सकारात्मक चीज़ों की तरफ ले जाता है और अगर सलाहकारी होता है नकारात्मक। अगर आप अपने बच्चे से सलाह लें तो आपका जीवन का अनुभव होगा। बच्चा अगर कोई बच्चा है तो हमने उसको पैदा किया, थोड़ी ना हम पैदा किए, उसका टेक्निकल नॉलेज हो सकता है उसके पास ज़्यादा हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान वो तो एक अनुभव से ही आता है ना। और ये सब चीज़ें व्यवहारिक ज्ञान से ही संभव हो पाती। इसका समाधान अब तो कि नहीं उन्होंने बीटेक कर लिया या एमटेक किया है, जिनके यहाँ 4 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, वो जो 2 भाई के लिए पिता के मकान छोड़ गए थे, अब उनका प्रयास है कि उस मकान से 5 हिस्से हम करा के उसमें गस्टर हो जाए। मतलब 1000 स्क्वायर फीट के मकान में 200 स्क्वायर फीट की जमीन मिलेगी। ये इस समाज की सोच को क्या कहेंगे कि इतना ज़्यादा पैसे होते हुए भी हिस्से के लिए दावा कर, ये किस तरीके की मानसिकता है? ये हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि हम सही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आदर्श स्थिति में तो ये बातें सही नहीं है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि आपका एक अलग परिवार बन चुका है, एक अलग परिवार के आप सदस्य, आपके भी बच्चे जब इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी विवाद कर लें, आपकी लड़कियां भी करने लग जाएंगी, तो फिर आपको भी कष्ट होगा इस तरीके से। उनके बच्चे इंगेज ही हो गए, वो भी यही करने लगे। इससे बेटर है कि आप एक ऐसा वो रखे हैं, सबके सामने एक आदर्श की स्थिति प्रस्तुत कर दें, तो उदाहरण प्रस्तुत करें कि नहीं ये हमने ऐसा किया, तो फिर आपके बच्चे खुद देख करके। अच्छा, बच्चों में नई पीढ़ी में संबंध कितने खराब होते हैं। अभी तक वही बच्चे जो बड़े हुए मामा के सामने, अब मामा के साथ बड़े हुए, प्यार पाया, अब आमने सामने खड़े। तो ये बताइए, देखिए जहाँ स्वार्थ आ जाएगा वहाँ संबंध तो खत्म हो जाएंगे। तो आप स्वार्थ को परे रखिए तो संबंध हरे रहेंगे, नहीं तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब कुल मिला के जो छल कपट धूर्तता, ये कहीं ना कहीं दीमक की तरह संबंधों को खोखला तो कर रही है। और संबंध अगर अच्छे हैं तो प्रॉपर्टी, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि पता चलता है कि बहन ने अपने भाई को अपनी किडनी दान कर दी, लालू यादव की लड़की ने अपने पिताजी को किडनी दान कर दी थी।
तो ये सब क्या है? ये अगर वो कहती नहीं यार हमारे पिताजी के पास तो बड़ी प्रॉपर्टी थी तो हम तेजस्वी उनको दे तो हमें भी चाहिए इसमें से, लेकिन उसने त्याग किया तो हर आदमी उसका नाम लेता है। तो देखिए, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इतिहास में आपका नाम हो या इसलिए जाना जाए कि आप एक पॉजिटिव चीज़ आपने किया है, तो कहीं न कहीं से त्याग तो करना ही पड़ेगा। किसी को निगेटिव सलाह देना ये भी तो क्राइम, अपने स्वार्थ के लिए निगेटिव सलाह देना ये भी तो क्राइम हुआ कि नहीं हुआ। साथियों, ये प्रॉपर्टी विवाद पर बात हो रही थी घरों में। अच्छा, जैसे मेरी एक नीता जेटली से बात हो रही थी, उन्होंने 13वीं होते ही उन्होंने पूरा डिस्पोज कर दिया। जनरली प्रॉपर्टी विवाद विद इन टाइम हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। जिसकी मैं बात करता हूँ रामदयाल जी और उनकी लड़की सुचित्रा की, बता रहे हैं उनके मरने के लगभग 5 महीने होने वाले हैं और घर के रजिस्ट्री पेपर और उनके मतलब लेके गायब हो गए। तो इस तरीके की चीज़ों को बचना नहीं चाहिए समाज को। आप अगर जेटली जी के बारे में बातें कर रहे हैं तो तभी करें ना कि उन्होंने ऐसा काम किया जो सामाजिक रूप से क्या कह सकते हो उसको मान्यता प्राप्त हो गया। हाँ। नहीं यार सबने सराहा, ये हाँ। अच्छा काम किया। हाँ। तो ये तभी आपने उसको सराहने की कि वो सामाजिक रूप से मान्यता उसको मिली थी, ये ही होना चाहिए। आप खराब काम करते थोड़ी ना उनकी बात करते, इसीलिए अगर वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया तो हम उस उदाहरण से सीख भी ले सकते हैं। हाँ, उदाहरण सीख ले सकते हैं। तो वो उनके फादर भी इसको लोग अप्रिशिएट करते, उसने कहा ऐसा काम करें इसको लोग अप्रिशिएट। उसने कहा कि जैसे ही फादर की डेथ हो गई, हमने सबसे पहले सब भाई बहनों को बैठाला, जबकि सब नामनी वही थी। कहने हमने पूछा कि भाई तुम्हारे विचार ये नहीं आया कि हाँ सब पैसा हमारे पास आए? उसने कहा, हम उससे नीता जेटली नाम है, कह रहे खाना 2 रोटी है, भाई साथ में रहेंगे, भाभी साथ में रहेंगे तो काम आएंगे। हंसी खुशी, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, पिकनिक, ये सब चीज़ें, एक दूसरे के बर्थडे, शादी ब्याह बराते में साथ देना। होली का मतलब क्या है? अब मतलब होली में अगर सबसे परे हो जाए, उनके यहाँ कहाँ होली मन रही होगी, उनके यहाँ बढ़िया मन रही। 2 लोगों को बताया, सुचित्रा और नीता, ये उनके यहाँ बढ़िया होली मिल रही है। होली के त्यौहार का ये भी तो मतलब है कि ऐसी जितनी बातें हैं इनको नफरत, वही गले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली का गाना है, ये गाना मतलब नहीं जीवन का जो एक निष्कर्ष है, लेकिन फिर इससे कोई अनुकरण नहीं करता है, कोई सीख नहीं लेता। क्या कहेंगे होली के त्यौहार और नफरत को बुलाने के लिए लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, नफरत बुलाने का ही नाम है होली। हाँ। तो होली अगर आपने सिर्फ होली का सिर्फ एक दूसरे पर रंग फेंकना समझ लिया तो ये वो छोटी मानसिकता का परिचय है। होली का मतलब ये है कि आपस में आप अपने जो भूल के दोस्तों हैं उनको बुलाइए। कई बार ऐसा हो कि हमारा एक मित्र था, उससे कुछ मनमुटाव हो गया था, फिर दिन होली मिला तो मैंने कहा फिर आप जब उस व्यक्ति से मिले तो उसके साथ कड़वाहट भरी बात ना सोचे, आप सोचिए कि सर मैंने कितने अच्छे समय बिताया। तो मैंने पूरा फ्लैशबैक में देखा कि यार सर मैंने इसने 30 साल से इतना अच्छा समय बिताया, अगर किसी बात में जो मन मुटाव हो गया तो मैं आगे के 30 साल हो गया। तो मैंने क्या किया कि उस चीज़ को उसी दिन से मैंने ख़त्म किया और उसके साथ गले मिल गया और आज हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और फिर सारी बातें भूल चुके कि अब तो मुझे याद भी नहीं किस बात के लिए मन मुटाव हुआ था। तो ये होली का त्यौहार इसलिए ही होता है। साथियों, ये बात हो रही थी इंटरनेशनल है बैंक का अलंकार हो जाती है। आपकी कितनी किताबें आ चुकी हैं टोटल? 10 हो चुकी। 10 किताबें। अभी सुना है कि एक आपने कोई उपन्यास लिखा है। उपन्यास लिखना साथियों बहुत बड़ी बात होती है, उपन्यास लिखना बहुत धैर्य की बात होती है। वो जरा उस उपन्यास के बारे में लोगों को बताया, क्या है, कौन सा पुरस्कार मिला है, बताइए। उपन्यास एक्चुअली मैं शिक्षा को सभी जानते हैं, तो पूरा अपना परिचय पूरा व्यवस्था को बहुत ही पास से देखा है। तो शिक्षा व्यवस्था में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो रोचक भी लगी हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें सुधार की जरूरत भी लगी। तो उन्हीं को मैंने शब्दों में पिरो करके एक उपन्यास लिखा, इसका नाम है पंडित भयानक कोई। इसमें और ये अवार्ड भी कोई डिक्लेयर हुआ इसमें, सुना है? इसमें अभी मेरा पहले उपन्यास पर राजस्थान के श्री गंगानगर का की संस्था विविधा, अच्छा, उस संस्था ने अपने उपन्यास श्रेणी का सम्मान
स्वर्गीय भेरुदान सोमानी स्मृति सम्मान, जिसमें 11,000 रुपये की नगद धनराशि और बाकी स्मृति चिन्ह वगैरह मिलता है, ये देने का निश्चय लिया है। आप नेपाल भी होके आए थे विदेश में, वो हाँ। क्या था आपका? नेपाल सरकार का एक युवा साहित्यकार का पुरस्कार होता है, तो वो भी मुझे 2 साल पहले मिला था। अच्छा ये सब अच्छा। सिलसिले जारी है। इसके अलावा कैसे कितने साल से लेखन काम हो गया आपका? हाँ, कितने साल लिखते हुए हो गया? लगभग 20 साल हो चुका है लिखते हुए। ओके, लगभग टोटल अवार्ड गिने जाए तो लगभग कितने हो चुके नहीं, अब मैं गिन नहीं सकता, बहुत लगभग 100 से ज्यादा हो गए होंगे। अगर मैं कुछ जो चुनिंदा है, जो जिसको कहते हैं मील का पत्थर ऐसे सम्मान है, तो वो पहला तो सम्मान मुझे जो मिला है स्वर्गीय के.पी. सक्सेना सम्मान, जिनको मैंने अपना आइडियल आदर्श माना था, उनके नाम पर उनके परिवार का सम्मान ये मुझे मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में शरद जोशी सम्मान मिला है। इसके अलावा के.पी. रविन्द्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान मिला है, अट्टहास सम्मान मिला है। ये सम्मान ऐसे जो वेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम है, इनका बहुत बड़ा कद है, और इनको पा करके गौरवान्वित महसूस होना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने समय समय पर सम्मान मुझे दिया है, और हर सम्मान। आप समाज सेवा भी करते हैं जाके ब्लाइंड स्कूल्स वगैरह में हो, ये भी है कि आप साहित्य टीचर तो ही हैं और एक राइटिंग का काम करते हैं, और आपकी संवेदनाएं बहुत है, आप सोशल सर्विस पे भी। इसको समाज सेवा, इसको मैं नहीं कहूँगा। इसको लगता है कि जब हमें समाज से तो इतना मिल जाता है कि हमारे पास हमारे मतलब का हो जाता है, तब आप समाज को देना शुरू करते हैं। इसको समाज सेवा नहीं होती, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे। सोशल ड्यूटी, हाँ, सोशल ड्यूटी एक सेवा है, एक ड्यूटी है जो हमें ड्यूटी को करना चाहिए। ये नैतिक दायित्व है कि हमें, जब हम उसमें थे जरूरत में, तो समाज ने मेरे लिए किया, अब हमारे पास अगर पर्याप्त है तो हम समाज के लिए करना शुरू। इसको समाज सेवा नाम देना तो कुछ अजीब सा लगता है। ये समाज सेवा नहीं, हमारी कर्तव्य है, हमें करना चाहिए और सबको करना चाहिए। और ये कोई बहुत ही उसका विषय नहीं है कि करके हम बड़ा काम कर रहे हैं, ये करना ही चाहिए। आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। आप एक मानव है, मानव होने के नाते आप आप ऐसा काम करने लगे कि आप मानव हैं, सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हो कि नहीं यार आपने बहुत अचीवमेंट करी। वो तुमने कहा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर निनाम करो। जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। तो ये साथियों, मैं अलंकार जी को ये मध्य शरद गुप्त की ये लाइनें भेंट करता हूँ इनके कद के हिसाब से। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद अलंकार जी।